वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बजट। 60 लाख नई नौकरी का किया ऐलान। किसानों के लिए 2.37 लाख करोड़ की घोषणा। आज मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ के सिवाल खास किठौर में सीएम करेंगे रैली। गाजियाबाद के मोदी नगर में भी करेंगे चुनावी प्रचार। बसपा ने जारी की प्रत्याशियों की एक और लिस्ट। 61 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या से उतारे उम्मीदवार। औरैया में C10 न्यूज की खबर का बड़ा असर। बीजेपी का गालीबाज नेता दीपू सिंह गिरफ्तार। थाने में बैठकर दरोगा को दी थी गालियां। नोएडा में रिटायर्ड आईपीएस राम नारायण सिंह पर आईटी का शिकंजा। C10 न्यूज के पास राम नारायण के खजाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इनकम टैक्स के हाथ लगे कई अहम सबूत। नमस्कार, C10 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-23 को पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बजट से खास तौर पर महिलाएं, किसानों, दलितों और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जी हां, साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि LIC में जल्द IPO लाएंगे। इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। LIC के IPO को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हाईवे पर विस्तार के लिए 20,000 करोड़ का बजट तय किया गया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट को आम जनता के लिए कारगर बताया। 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है इस बजट में। छात्रों के लिए ई-विद्या चैनल का भी एक बड़ा ऐलान किया गया। किसानों के लिए 2,37,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्च होगा। हाईवेों के विस्तार होगा और सड़कें दुरुस्त होंगी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है। यहाँ इस पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें थी कि कुछ छूट मिलेगी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य। निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी बातें कही। आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले 5 साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता बताई गई। निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। जी हां, इस पर भी जोर दिया गया। जैसे कि लगातार सरकार निजी निवेश पर जोर दे रही है, इस बजट में भी इस पर बल दिया गया। बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ देंगे। लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे। 7 इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का भी काम किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे। भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश की जाएगी। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाने का भी काम किया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल वर्कर बनाने का सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। जी हां, सरकार ने किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपए भेजे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। ये तकनीक भारत में रोजगार के बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा विजन है कि देश के दूर दराज से हर एक गांव में संचार की सभी बुनियादी सुविधाएं हो और सभी डिजिटल दुनिया से जुड़े। इसी साल से ई पासपोर्ट जारी करने का काम भी शुरू हो जाएगा। चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
ई पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और इस प्रक्रिया से पासपोर्ट बनाना और उनके लिए आवेदन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। वन पेंशन, वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह एक नया कानून लाया जाएगा। इसमें मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास रहा है कि हम निर्यात को बढ़ाएं और आघात को कम करें। जी हाँ, घरेलू क्षेत्र के उद्योगों के लिए 67% बजट तय किया गया है। सरकार की तरफ से रक्षा में अनुसंधान या फिर रिसर्च के लिए 25% का बजट इसमें से जाएगा और इस बजट में डिफेंस के लिए भी काफी ध्यान दिया गया है, क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं करदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि टैक्स प्रक्रिया में सुधार लगातार जारी रहेगा। टैक्स फाइल करते हुए की गई गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है। इसके लिए एक प्रस्ताव भी जारी किया जा रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एमएटी पर छूट दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्हें अब 18% की जगह 15% एमएटी पर देना होगा और कॉरपोरेट टैक्स में भी कटौती की गई है। साथ ही दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर बल दिया गया। क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर अब 30% टैक्स देना होगा। साथ ही स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक इंसेंटिव दिया जाएगा। एनपीएस पर टैक्स राहत सीमा को भी बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट की अगर बात की जाए तो 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया जाएगा और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नए चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्टर के माध्यम से इस पर विकास पर जोर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर डिजिटल भारत का जो सपना है वो इस बजट में देखने को मिला और इस बजट में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है आगामी 25 वर्षों के लिए। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। 60 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है। एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर। जी हां, तो ये बड़ी बातें। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे मातरम ट्रेनों को भी पटरी पर लाया जाएगा। 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा और देश में 60 लाख नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा। जी हाँ, तो बजट में विशेष किस तरह से क्या कुछ खास रहा है और कैसे आम जनता को ये बजट राहत देगा, इसी पर चर्चा होगी। सीधा रुख करेंगे मेहमानों का। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष गुप्ता हैं, ये सीए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। आपको ये बता दें कि मनोज तिवारी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो अभी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। अनिल जैन हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत अनिल जैन जी आप ही से करूंगा। आपका नजरिया क्या कहता है, आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं और कैसे ये आम जनता को राहत देने वाला बजट होगा? मैं ये कहूंगा, जैसा हम उम्मीद कर रहे ना, तो ये पॉलिटिकल बजट है, बजट है, ये लॉजिक जैसा इतने सालों देखते आए, कोई नहीं जिसमें कोई इमीडिएट बेनिफिट टू पब्लिक कोशिश की गई। वेरी लॉन्ग टर्म, जिससे कि देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जाए, ये उसका आंसर है। मैं लौटूंगा अनिल जैन जी आपके पास। आपकी आवाज जो है वो दर्शकों तक बेहतर तरीके से नहीं जा पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मनीष गुप्ता आपसे समझना चाहूंगा, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, किस तरह से इस बजट को देखा जाए?
कपिल श्रीवास्तव का रुख करूंगा। मनीष गुप्ता, आप किस तरफ से भी वही समस्या दर्शकों तक हो रही है, आवाज स्पष्ट नहीं जा पा रही है। कपिल श्रीवास्तव, आप सुन पा रहे हैं? कपिल श्रीवास्तव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं समझना चाहूंगा समाजवादी पार्टी किस तरह से, चूंकि देखिए चुनाव की दहलीज पर 5 राज्य हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सबकी निगाह है, ये बजट क्या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को मजबूत कर देगा? किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? देखिए, बहुत ही नीरस बजट है और हम तो एक बात कहेंगे कि कोई भी विजन इस बजट के अंदर देखने को नहीं मिला। ना तो ये बजट से किसानी सुधरने वाली है, ना इससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने वाली है, ना इससे पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है और ना ही प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कोई मजबूती प्रदान करने वाला ऐसा बजट हो, ऐसा भी नहीं दिखता है। और साथ ही साथ मैं आपको इस बात को जरूर कहूंगा कि मध्यम वर्ग का एकदम ध्यान नहीं दिया गया। मध्यम वर्ग के लिए ये बजट नीलबटा सन्नाटा है, क्योंकि मध्यम वर्ग ने ये सोचा था कि कम से कम इतने सालों से इनका वायदा रहा है, कहीं ना कहीं हमको इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा, तो उसमें भी कोई छूट नहीं मिली और लॉलीपॉप ये सिर्फ पकड़ाया गया है कि आपको संशोधन का अवसर साहब मिल जाएगा। इसको बताया जा रहा है कि ये 25 साल का लंबा बजट इसके अंदर शामिल किया गया। अरे हर साल बजट पेश होता है, उसमें 25 साल का कौन सा विजन आप लेकर के आए हैं? आप जहां पर आपकी सरकार खत्म हो रही है, अगर वहीं तक का विजन लिए होते तो भी समझ में आता। आप ये खुद देखिए कि जो सरकार अपने संकल्प पत्र में कहती रही हो कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, वो कह रही है कि 60 लाख जो रोजगार है वो हम हर वर्ष अब देंगे। यानी कि 1 करोड़ 40 लाख का इन्होंने मान लिया कि वो जुमला था और अब 60 लाख क्यों ना जुमला माना जाए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जहां अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही होती, आपकी महंगाई सस्ती हो रही होती, बेरोजगारों के लिए नौकरी मिल रहा होता, इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आ रही होती, तो ये समझ में आता कि चलिए बजट एक दूरदर्शी भी है और परिणाम देने वाला भी है। तो इस बजट में नीरस बजट है, कहीं से किसी को भी कोई लाभ होते हुए नहीं दिख रहा है। ना शिक्षा पर इन्होंने बताया कितना होगा, राजस्व घाटा कितना है जरा ये बता दे। फिर ये जो डिसइन्वेस्टमेंट थ्योरी इनकी चल रही थी, जो पिछली बार बढ़ा करके 6 लाख करोड़ रुपए कहा गया था, अब उसको देखिए अब ये LIC के अंदर भी लेकर के आना चाहते हैं। ये 450 से ज्यादा रेलवे की ट्रेनें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के नाम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक पिता और पूर्वजों की कमाई को बेच करके और किराए के मकान में AC लगाने के लिए अगर कहते हैं कि हमने देश की अर्थव्यवस्था सुधार दी है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बजट और कोई नहीं हो सकता है, जिसमें कोई विजन नहीं है, जिसमें कोई महंगाई से राहत देती हुई नहीं दिख रही है सरकार। ना मध्यम वर्ग को ये सपोर्ट कर रहा है, ना छोटे व्यापारियों को ये सपोर्ट कर रहा है और ना ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है, ये ना ही पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है। और हमारा संविधान कहता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित हुए इस देश के अंदर। तो कल्याणकारी राज्य कहाँ है जहां आप पब्लिक सेक्टर कंपनियों को खत्म करके और PPP योजना चलाते फिर तो अच्छी बात है कपिल श्रीवास्तव, जब इस बजट में कुछ है ही नहीं फिर तो अच्छी बात है, फिर तो और आपको मौका मिलेगा प्रदेश में बीजेपी को घेरने की। कहीं दो रहे। ठीक। अनिल जैन जी, आवाज मिल रही है आपको? जैन साहब, आवाज मिल रही है? लगता है आवाज जो है अनिल जैन जी तक नहीं जा पा रही है। मनीष गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल। क्या इत्तेफाक रखते हैं आप जो कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई इस बजट में तो कुछ भी नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है? दरअसल कपिल श्रीवास्तव जी ने चश्मा नहीं लगाया है या दूसरे नंबर का चश्मा लगा लिया है, तो उन्हें बजट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक नहीं है कि बजट में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है, मध्यम वर्ग की जो अपेक्षाएं थी वहां मैं कपिल जी से सहमत हूं कि वो पूरी नहीं हुई है। भाई देखिए, जनरल जो टैक्स जो बजट का फीचर है, पूरा देश बजट जो देखता है वो देखता है टैक्स में क्या छूट मिली। ये अलग बात है कि 50,000 से ऊपर टैक्स देने वाले लोग लाखों में ही है, 1 करोड़ भी नहीं है। तो उससे कितने लोगों को लाभ मिलता है ये अलग बात है। बट इनकम टैक्स में रिलैक्स होने का एक बड़ा फायदा जनता को मिलता है और जो लोग रिटर्न छोटी भरते हैं, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की भरते हैं, उनको भी बड़ा लाभ मिल जाता है। ये एक बेनिफिट सच में नहीं दिया गया है।
लेकिन इस बेनिफिट को ना देने के पीछे सरकार की मंशा को आप समझिए। सरकार ये कह रहा है आप कमा रहे हैं तो आप टैक्स दीजिए, हम आपको आपके घर पर दूसरा बेनिफिट ला के देंगे। सरकार ये कहना चाहती है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम आपसे ऐसे जैसे धूप ना जमीन में से अपने आप गर्मी से थोड़ा टैक्स ले लेती है पानी के रूप में और बरसात के रूप में उस पानी को वापस करती है, बिल्कुल इसी तरीके से सरकार ये कहना चाहती है कि हम आपको बेनिफिट वहीं का वहीं नहीं देंगे, हम आपसे टैक्स पूरा लेंगे और वेलफेयर स्टेट होने के नाते जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, उनको हम पहले बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूं टैक्स स्लैब में बढ़ाने के पीछे का लॉजिक उन्होंने ये रखा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ज्यादा नीडी लोग हैं उनको देंगे, मध्यम वर्ग से ज्यादा तरजीह उन्होंने निम्न वर्ग को दी है ना। ये एक बड़ी बात इसमें नजर आती है। प्राइवेट सेक्टर पर जोर दिया गया है और हर एक व्यवस्था को प्राइवेट करने पर बल दिया गया। इसके साथ ही 60 लाख नौकरियों के प्रबंधन की बात कही गई है और जो कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों की पहले इन्होंने वादे किए थे, उस पर तो काम हुआ नहीं, 60 लाख और कर दिया है, इसमें 1,40,000। अरे भाई कपिल श्रीवास्तव को क्या कहें, जब 2 करोड़ नौकरी देने की बात की उसके बाद से कोविड आ गया, कोविड में आप ये देखिए कैसे कोविड को ब्यूटीफुली हैंडल किया गया। अरे 3 करोड़ 80 लाख मकानों को जल दिया जा रहा है। अगर नल से जल आएगा तो कितनी सुविधा होगी। अब कपिल श्रीवास्तव तो कभी ऐसे घर में रहे नहीं होंगे जहां उनके घर में नल से पानी ना आता हो और उन्हें आधा किलोमीटर जाके कुएं से भरना पड़ता हो। हम रहे हैं, हमने वो घर देखा है जहां हमें 300 मीटर 400 मीटर दूर बाल्टी में 2 बाल्टी के पानी भर के लेके आना होता था। तो अब जब हमारे घर में नल से जल आएगा तो उसका लाभ कितना मिलेगा वो उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी, पंजाब की जनता समझेगी। ठीक है गुप्ता जी, एक एक पहलू को समझूंगा आपसे। मनीष गुप्ता, एक एक पहलू को समझूंगा आपसे। अनिल जैन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कपिल श्रीवास्तव, अब नल से जल आ रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है भाई। देखिए गुप्ता जी ने जो भी बातें कही उसके पीछे कोई तथ्य नहीं दिया कि टैक्सपेयर का पैसा आप उठाओगे गरीबों को दे दोगे। भाई हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि गरीबों को कैसे दे दोगे? क्या पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना चली है? क्या राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, कांशीराम आवास योजना, लोहिया ग्राम आवास योजना, ये कौन सा था? ये क्या आवासीय योजना नहीं चल रही थी? ये पहली बार डेवलपमेंट लेकर के आ रहे हैं गरीबों के लिए। अब सुन ले गुप्ता जी, आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा। और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने जो शौचालय दिए, क्या इससे पहले शौचालय हमारे भारत में नहीं दिए गए? आप कौन सा एक ऐसा एक्ट लेकर के आए जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करता हो? आपने तो, आपके नेता ने लाल किले से बैठ के कह दिया कि हम व्यापारी के पुत्र हैं, 1-1 रुपए की कीमत पहचानते हैं। क्या फूड बिल आपने लेकर के आया? आप फूड बिल लेकर के आए हैं। जब फूड बिल लाया गया तो ये यूपीए की सरकार से इनके द्वारा कि ये लॉलीपॉप क्यों लेके आ रहे हो, 1 लाख करोड़ के बजट आप कहां से लेकर के आओ? और आज उसी फूड बिल को पहले से चली आई रही बजट को आप बजट जोड़ोगे और कहोगे कि 1-2 लाख करोड़ रुपए हम लोग किसानों के लिए लेके आ रहे हैं। अरे कब तक बेवकूफ बनाएगी? आप हमको एक बात बता दीजिए ना कि आपकी जीडीपी कितनी है, आपका राजस्व इनकम कितना हुआ, आपका राजस्व घाटा कितना है, उस घाटे को आप कहां से पूरा करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अपनी कमाई नहीं बताओगे हम आपके बजट पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक, बजट पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल कैसे करेंगे? हमें बतावे कि बजट में इन्होंने क्या इस साल कमाया है और क्या गंवाया है, कितना माइनस में राजस्व घाटा है। मनीष गुप्ता जी, ये कहां से करेंगे? मनीष गुप्ता जी, आप अच्छा डिफेंड कर रहे हैं कपिल श्रीवास्तव को। जरा ये बताइए, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कोई नई योजना लाए हैं क्या ये लोग? ये तो बहुत बरसों वर्ष से चला रहा है, भारत आजाद हुआ तब से शौचालय हुआ, आवास हुए। इनकी समस्याएं विकट हैं। इनकी समस्याएं विकट हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये यूपीए की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई यूपीए की तारीफ करते हैं तो यूपीए के साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसलिए नहीं लड़ा, इसका मतलब इनकी विचारधारा में फर्क है। यूपीए से इनकी विचारधारा नहीं मिलती।
तो अब यूपीए का गुणगान कर रहे हैं, मत करिए उसको। अरे भाई, पिछली सरकारों ने किसने क्या योजना बनाई वो आपने बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया किसने अपनी योजना का कितना क्रियान्वयन किया। भाई, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनते हुए देखे क्या? मैंने देखे अपने गांव में, आपने भी देखे अपने गांव में। अब अगर किसी योजना में घर नहीं बन रहे और यहाँ बन रहे कपिल हैं, श्रीवास्तव जी के क्षेत्र में तो बने होंगे भाई, तभी तो कह रहे हैं। हमने तो नहीं देखे, भाजपा के लिए ये एक वरदान साबित होगी। जब हमने तो नहीं देखे ना, जब आप झूठ बोलोगे तो हम मान लेंगे क्या? सुनिए, 7-7 लीटर की 2 बाल्टी हाथों में लेकर जब 400 मीटर चल के जाती थी ना सुबह 5 बजे, कार्तिक के महीने में ठंड में सुबह नहाने के लिए, और जब लौट के आके नहाती थी ना, तब वो आपकी सरकारों को गालियां देती कि यूपीए सरकार कैसी थी। को मालूम ही नहीं है कि ठीक है, मनीष गुप्ता आ रहा हूं आपके पास। मनोज तिवारी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मनोज तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। तब आपको पता लगेगा कि ये योजना कितनी प्रभावशाली है। जिस तरीके से चूल्हे से मुक्ति मिली है ना, उसी तरीके से घर से दूर जाकर पानी से, कुएं से जल खींचने से जब मुक्ति मिलेगी, तब आपको महसूस होगा कि इस बजट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। कांग्रेस के नजरिए से कपिल श्रीवास्तव कांग्रेस के नजरिए से समझेंगे बजट को। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मनोज तिवारी जी, इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? सरकार कह रही है सब कुछ गुडी गुडी एकदम बढ़िया। सरकार को तो ऐसा फील होना लाजमी है। 5 विधानसभा में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए चुनावी लॉलीपॉप है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो है, दरअसल देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने कार्यभार संभाला है, इस सरकार की ये त्रासदी है कि ना तो वित्त मंत्री मुझे लगता है भारतीय वित्त को समझ पा रही है, ना भारत की सरकार जो है वित्त व्यवस्था को समझ पा रही है। एक साधारण सी बात है कि आपके पास जो आमद होगा खर्च उसके मुताबिक ही होगा। आपकी आमद में जो है कोई बढ़ोतरी है नहीं, चाहे कारण जो भी रहा हो, आपकी आमद में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आप जो बजट पेश कर रहे हैं वो बजट पेश, अरे मनीष जी सुन तो लीजिए, मुझे पता है आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपके एक्सपर्टिज्म को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप समझिए, आपके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, मेरे दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, उसी दृष्टिकोण पर बात हो रही है। सरकार, मैं कह रहा हूं, आपके जेब में 10 रुपया खर्च करने का बजट 12 रुपया पेश कर रही है, कहां से आएगा? दूसरी बात, जो योजनाएं सरकार की हैं आज तक धरातल पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। पिछले बजट में जो हमने देखा कि बजट घाटा जो था वो काफी था। आज की तारीख में भी देखिए, इस बाजार में आज की तारीख में दो चीजें, एक बात जोड़ूंगा मनोज तिवारी, एक बात जोड़ूंगा। कपिल श्रीवास्तव ने कहा इस बजट में कुछ भी नहीं है, जी सिर्फ ख्याली पुलाव जी, और आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप थमा दिया, यानी आपके हिसाब से तो कुछ है नहीं, मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। मैंने ये बोला कि देखिए, अभी वर्तमान परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और वित्तीय व्यवस्था चरमरा सी गई है। उसका मूल कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत की जो जनसंख्या है और भारत का जो स्ट्रक्चर है वो लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के ऊपर ज्यादातर निर्भर है। लघु उद्योग बिल्कुल खत्म स्थिति में है, मध्यम जो है उद्योग वो भी बिल्कुल खत्म स्थिति में है। दूसरी बात, लोगों के पास जो है वो कैपेसिटी नहीं, परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, परचेजिंग कैपेसिटी है ही नहीं। अगर परचेजिंग क्षमता नहीं होगी तो बाजार में मनी फ्लो नहीं होगा, मनी फ्लो नहीं होगा तो देश के निश्चित रूप से जो व्यवस्था है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सारी परिस्थितियां जो है वो नकारात्मक है और इस नकारात्मक परिस्थिति में सरकार के पास विगत 7 वर्षों से कोई समाधान नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, जो पूरा देश, पूरी दुनिया मंदी के दौर से उसका झटका भारत को भी 2 बार लग चुका है, लेकिन एक जो पहला झटका लगा था उस वक्त जो भारत की सरकार थी वो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, तो पीवी नरसिम्हा राव और उस वक्त की तात्कालीन सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से, उसके प्रभाव से हम लोग निकले। दूसरा जो विश्व मंदी का दौर था, उस मंदी के दौर में अमेरिका जो सबसे बड़ा आज की तारीख में आर्थिक संपदा वाला देश है, उसके बावजूद भी उसको झटका लगा, भारत उससे अछूता रहा। उसका मूल कारण था सरकार और सरकार की क्रियान्वयन व्यवस्था। आज परिस्थिति क्या है, बिल्कुल उसके विपरीत है। कोरोना का संक्रमण काल की दुहाई सरकार दे रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण काल 2019 से है। 2019 के पहले से ही सरकार, देश की वित्तीय व्यवस्था बहुत खराब है।
तो ये जो मझौले उद्योग हैं या जो जिस तरीके की विनिमय व्यवस्था सरकार की है, आयात निर्यात का जो रेशियो है वो भी बिल्कुल खराब स्थिति में है। निर्यात बढ़ा है, सरकार कह रही है, हम मान लेते हैं निर्यात बढ़ा है, लेकिन आयात भी बढ़ा है। और जिस रेशियो से निर्यात और आयात में अंतर है, उससे निश्चित रूप से देश की व्यवस्था में उसको भी चौपट करने में इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो सरकार इन तमाम चीजों को ठीक करने में, उसके क्रियान्वयन को, वो उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। आप भाषण दे दीजिए, क्रिप्टो करेंसी को कब वो इलीगल बोलते हैं, कभी लीगलाइज कर देते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी में 30% जो बढ़ाया है, सरकार बता रही है, इस बजट में, इसका मतलब सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रही है। तो ये सारी चीजें सरकार खुद ही उहापोह की स्थिति में है। और जब सरकार ही उहापोह की स्थिति में है, आ रहा हूं मनीष भाई, आपके पास व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? मनीष भाई ये बताओ, मनोज तिवारी इतनी बातें बता रहे हैं कि भाई ऐसे तो देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा भारत। ये सरकार में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या? मनोज भाई छोटी सी बात कह रहा हूँ जी। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे बात करूंगा। अभी आपने ये कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगा रही है। इसका मतलब क्या उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया? नहीं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप अपने घर में जुआ खेलिए और उससे 1 लाख रुपए कमा लीजिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं सरकार ने जुए को लीगलाइज कर दिया। ठीक इसी तरीके से उन्होंने क्रिप्टो को लीगलाइज नहीं किया, लेकिन क्रिप्टो से होने वाली इनकम पर टैक्स ले लिया। अरे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि सरकार ने अपने इनकम के लिए एक एवेन्यू क्रिएट किया जिससे गरीब किसान दलित मजदूर का मदद हो गया है। लेकिन आप ये कहते हैं जुआ खेलना जघन्य अपराध है और जुआ पर टैक्स भी ले रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जुआ खेलना अपराध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसको लीगलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की कोई आय हुई है उस पर टैक्स लेना पड़ेगा। आप अगर कुछ कम मतलब टैक्स छोड़ देते हैं, आपके आय का तरीका यही है, आपके आय का नजरिया यही है ना। तो आप बोलिए ना कि क्रिप्टो करेंसी को हम लीगलाइज कर रहे हैं, इसमें हंगामा क्यों खड़ा किए थे आप? अरे इनकम आपके लोग ही क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रहे थे। इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1956 जब बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था, उसमें ये प्रोविजन 1956 से है, घुड़दौड़ जुए पे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये मैंने नहीं लगाया, ये निर्मला सीतारमन ने नहीं किया, ये तत्कालीन वित्त मंत्री कांग्रेस सरकार ने किया है भाई। मनीष जी 1976 का जो एक्ट है, उस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं था कि सरकार किसी चीज को लीगलाइज करके और टैक्स के लिए लीगलाइज कर देती है। ये बात है, सवाल मुद्दा ये है। आप एक तरफ उसको गुनाह बता रहे हो, उस गुनाह के एवज में आप उससे इनकम ले रहे हैं, तो उस गुनाह को लीगलाइज कर दीजिए ना। बोलिए कि क्रिप्टो करेंसी को हम लीगलाइज करते हैं। कुछ और बिंदुओं पर भी बात होगी, अकेले क्रिप्टो करेंसी थोड़ी नहीं है करेंसी, बाकी और उस पे कपिल श्रीवास्तव इनकम टैक्स ठीक है, मनीष गुप्ता आ रहा हूं आपके पास। कपिल श्रीवास्तव, अब तो डिजिटल होने जा रहे हैं आप, 5G से तो और बेहतर सुविधा हो जाएंगी। अब तो स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे टीवी के माध्यम से, नई व्यवस्था हो रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत हंसी इस बात की आती है, जब राजीव गांधी जी की सरकार में सीधा टेक्नोलॉजी आई थी और कंप्यूटराइजेशन की बात होती थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ा होकर के कहती थी कि इससे बेरोजगारी आएगी और ये वही डिजिटल इंडिया को समाप्त कर देना चाहती। लेकिन आज देखिए कि कैसे यू टर्न ले रहे हैं। अरे साहब, आपकी वजह से थोड़ी ना आ रहा है डिजिटल, आपने किया था 2G 3G 4G, एक भी आपकी सरकार में नहीं हुआ। और मैं दूसरी चीज एक बात कह रहा हूं कि कोई भी आविष्कार जो है वो क्रमबद्ध ही होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसी आवश्यकताएं सामने पड़ती हैं, आविष्कार होता है। हम तो कहते हैं कि हमसे बेहतर तो श्रीलंका हो गया है, इसलिए हो गया कि उसके लाइन लॉसेज कम है, हमारे यहाँ लाइन लॉसेज ज्यादा है। नहीं, ये व्यवस्था अच्छी है या इसके दुष्परिणाम आएंगे, ये बताइए। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं बार बार मनीष भाई से भी पूछा और तमाम लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो ये क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। लीगलाइज करने का तरीका ही यही है कि आपने अगर उस पर ये कह दिया कि ठीक है, अब तुमने ये लूटा है माल, चोर बाजारी बिकेगा, 30% हमको टैक्स दे दो, ये सफेद हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ना, इसी को कहते हैं लीगलाइज करना। अरे भाई, आप काली पोत रहे हो अगर, तो क्यों इस बात को कह रहे हो? अरे पोतो खूब आराम से पोतो, आप करो ना, कौन मना किया हुआ है? लेकिन हमें ये बता दो
कि आपने जो ये सुनहरा भविष्य देखा है 25 साल का डेवलपमेंट का 1 साल के बजट में, ये हमें आप बता दो कि आपने कैसे देखा। आप ये बता दो आपकी क्या कमाई रही पिछले साल की और आपका क्या घाटा रहा, और आपने क्या क्या चीज बजट में पूरी की, किस चीज का बजट आपने वापस कर दिया। जनता के सामने सीधी चीजें रखनी चाहिए, टेढ़ी चीजें नहीं रखनी चाहिए कि 2 लाख करोड़ ये देंगे, 25 लाख करोड़ वो देंगे। अरे इससे फायदा होगा, कमाओगे तब ना दोगे, नहीं तो जुमले दोगे जो दे रहे हो। तो ये जुमले दे रहे हैं, पूरा इस बजट में जुमला है। क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी ये कहेंगे हमारे दोस्त कि देखिए कोरोना काल का समय रहा है जिसके वजह से जीडीपी माइनस में चली गई, 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। बात आपकी सही है, लेकिन हमें आप ये बता दो कि इसी कोरोना काल में 102 अरबपति से 142 अरबपति कैसे हो गए देश में, और इसी कोरोना काल में अडानी साहब अंबानी से भी ज्यादा रईस कैसे हो गए, और उनकी 7 वर्ष में संपत्ति 45 गुना कैसे हो गई। और अगर हमारे अरबपति ज्यादा बढ़े, अगर उद्योगपतियों को लाभ हुआ, तो हमारा देश कैसे माइनस में चला गया, कैसे जीडीपी माइनस में चली गई। यानी कि अगर उद्योगपति अमीर हो रहा है और देश गरीब हो रहा है, तो इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना चाहिए? इस निकम्मेपन का, इस निकम्मेपन का ठीकरा ये फोड़ना चाहिए कि आपने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बना दिया और देश की कामयाबी पे आपने उनको चिताल भस्म पे आगे किया है, और देश को आपने गरीब बनाया, देश के अमीरों को आपने और अमीर बनाया। यानी अमीर और खाई, जो गरीब की खाई थी वो मनीष आपने बड़ी गुप्ता चीज दी। इनसे पूछिए, एक एक शब्द का तार्किक इनसे उत्तर लीजिए, मैं निरुत्तर रह जा रहा हूं। मनीष गुप्ता, हाँ देश को गरीब बनाने का काम किया है। देखिए ऐसा है, जो अगर कोई बात लॉजिकल पूछी जाएगी तो लॉजिकल आंसर होगा। एक एक करके बात लेते हैं। अभी लास्ट वाली बात जो मुझे इनकी बिल्कुल समझ आई कि अंबानी से ज्यादा अदानी अमीर हो गया, तो इनकी भाई परेशानी क्या है? अरे भाई, अंबानी से ज्यादा अदानी अमीर हो या अदानी कम अमीर हुआ, अंबानी ज्यादा अमीर हुआ, इसका फैसला होता कैसे है? पता ही नहीं होगा इनको। उसका फैसला ऐसा होता है कि अंबानी के जितनी कंपनी में जितने शेयर हैं, उनकी शेयर बाजार के हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, और अदानी की जितनी कंपनियों के जितने शेयर मार्केट में हैं और जितने में उनकी उतनी होल्डिंग है, उतनी मार्केट वैल्यू क्या है। दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, जो ज्यादा हो वो कम। तो उसके जिस दिन अदानी अंबानी से एक 100 करोड़ ज्यादा अमीर हो गए ना, उस दिन अदानी के खाते में 10 रुपए ज्यादा पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। उनका टर्नओवर वही होता है जो चल रहा होता है। ये तो शेयरों की उठा पटक से वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ना उनके शेयर बिक रहे हैं, ना उनके शेयर खरीद रहे हैं, ना उनकी प्रॉपर्टी आई, ना उनकी प्रॉपर्टी गई। बस शेयरों की वैल्यूएशन का ऊपर नीचे हुआ, और इन भाई साहब ने कह दिया कि मैं अमीर हो गया, फोर्ब्स ने बता दिया ये अमीर हो गया, ये कम अमीर होगा। इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और भाई एक आदमी अमीर हो, गरीबों में सरकार का क्या रोल है? और अंबानी अगर अमीर नहीं है तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अंबानी तो इंदिरा गांधी के पुराने मित्र थे, तो अगर इसलिए दर्द हो रहा है तो अलग बात है। एक तो ये बात रही। अब दूसरा प्रश्न क्या, एक बार मुझे हिंट दीजिए, मैं एक बार निकल गया मेरे दिमाग से। दूसरा प्रश्न ये कि देश को गरीबी की ओर धकेला जा रहा है, विकास के कोई भी आयाम नहीं है, धरातल पर स्थिति बद से बदतर है। देखिए ऐसा है, सरकार के कोई भी जो निर्णय हैं, सुनिए, सरकार के कोई भी निर्णय उनको 2 तरीके से देखा जाता है, या तो आंकड़ों की दृष्टि से या चुनावों के आंकड़ों की दृष्टि से। अब जितने चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ सब में बेहतर प्रदर्शन कर रही है ना। बंगाल तक में जाके अगर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जनता की नजर में स्थिति खराब है। और देखो आरोप कौन लगा रहा है, आप सोचिए तो भाई, आरोप लगा रहे जो दबा देना चाहते हैं, सीईओ आके अपोज कर रहे हैं कांग्रेस को, गलत बात चलो चुनाव हारने का। तो भाई ये आरोप उचित नहीं है। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना सक्सेसफुल रही, देश की मनीष भाई से मुक्ति मिली, उसी तरीके से अब पानी मिलेगा, देश की उज्ज्वला योजना पीने का पानी मिलेगा। आपको मालूम है देश में प्याऊ लगानी पड़ती थी, व्यवस्था नहीं थी, बच्चों का नाम कनेक्शन नहीं लगा पाए, लोग जानकारी लगवाते थे। अब वो जानकारी नहीं, नरेंद्र मोदी पानी, हमारे देश को जानकारी नहीं है, और चश्मा इन्होंने
हरियाली वाला लगा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन करा के। भाई कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करिए, और आपको देख रही है वो ये जानना चाह रही है कि इस बजट में समाजवादी पार्टी, हालांकि कपिल श्रीवास्तव अपनी बात रख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन मैं मनीष गुप्ता आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे लाभ मिलेगा। जो बातें निर्मला सीतारमण ने कही, ये देश के भविष्य और देश के पूरे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा मसला है। ये ऐसे नहीं हवाई बातें नहीं, इसमें ये एक एक बिंदु पर विषयवार तरीके से जो आम जनता, गरीब जनता, गांव देहात में जो लोग देख रहे हैं C10 न्यूज को, वो समझ सके कि भाई क्या व्यवस्था सरकार ने हमारे लिए दी है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी पर मनोज भाई ने हमारे ने बात रखी थी, मैंने भी अपना उसका पॉइंट रखा था, 30% टैक्स है। अब दूसरा सबसे बड़ा जो कंसर्न पूरे देश का है वो ये है कि साहब इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिली, 80C में बढ़ोतरी नहीं हुई, मेडिक्लेम में कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। अब सोचो, हमारे देश की आबादी 139 करोड़ है, यानी 140 करोड़ के आसपास, जिसमें से मात्र 6 करोड़ यानी 5% से कम ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। और 6 करोड़ में से 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम 5 लाख से ज्यादा दिखाते हैं, बाकी 3.5 करोड़ दिखाते भी। अब यानी 2.5 करोड़, अब इन 2.5 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग वो हैं जो 5 से 10 हजार तक इनकम टैक्स देते हैं। यानी अब मिलाके, सब मिलाके 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं और जिनको फायदा पहुंचता। लेकिन पूरा देश लगभग 80 करोड़ की जनता कह रही है सब टैक्स में बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है मनीष गुप्ता, ठीक है मनीष गुप्ता, ठीक है मनीष गुप्ता, आपके पास लौटूंगा। अनिल जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी चर्चा में जुड़ गए हैं। जैन साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरे को मिल रही है। नमस्कार। अनिल जैन जी, इस बजट को किस तरह से देखा जाए और कितना ये सेहत पर सुधार का काम करेगा, या ये बजट सेहत को और बिगाड़ेगा? मेरा ऐसा सोचना है, और बहुत अच्छी बात है कि ये इस बार इलेक्शन बजट नहीं है, ये लॉलीपॉप बजट भी नहीं है। किसी तरह का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसके प्रोविजंस को नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये देश की प्रगति, लॉन्ग टर्म परसेप्शन के साथ में इस बजट को तैयार किया गया है जी। जो अल्टीमेटली जाके, देखिए, कॉमन पर्सन को फायदा देने के लिए क्या है कि आप 80C की लिमिट बढ़ा दीजिए, कुछ मेडिक्लेम वगैरह, जैसा हमारे अभी मनीष गुप्ता जी बता रहे थे कि ऐसे कर सकते हैं। इतने कम टैक्स पेयर हैं तो उनको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं थी। और बिल्कुल जो जरूरत थी कि देश में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, लेट मी से, एक मिनट मनीष जी, आई विल। मनीष भाई, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। आप थोड़ा जैन साहब को अपनी बात रखने दीजिए। अभी जो देश में जरूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से एलोकेट हैं, और उनका जो एलोकेशन इस तरह से हो कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और ऑलराउंड ग्रोथ लेके आए। इस बात को, सिंगल पॉइंट को लेके निर्मला जी चली हैं, और उन्होंने जिस तरह से फंड्स को एलोकेट किए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में, ये जो कुल मिला के 10 लाख करोड़ रुपया जब कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहीं ना कहीं वो जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी, चाहे वो GST ग्रोथ हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, और इंडिविजुअल लेवल पे भी वो ग्रोथ वापस ट्रांसफॉर्म होगी। तो उनका जो उद्देश्य है इस बजट का कि अल्टीमेटली देश के अंदर ग्रोथ हो। और मैं रियली बधाई देता हूं कि इस बार ये छोटे छोटे बेनिफिट्स देने की जगह उन्होंने फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए। और जैसे कि अब GST कलेक्शन 1,40,000 करोड़, इट्स ए ह्यूज मनी विच इज कमिंग इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और मेरी यही उम्मीद है कि ये जो पैसा गवर्नमेंट के पैसे में। अनिल जैन जी, आपने इस पर विचार किया, विश्लेषण किया और बताया कि ये बजट चुनावी बजट नहीं और कोई लॉलीपॉप नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क करने में लगी है निर्मला सीतारमण, तो भाई इनको क्यों वित्त मंत्री बना दिया है? वेल, ऐसा है कि उनका अपना परसेप्शन है, और शायद ये मेरा अपना परसेप्शन है, जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 35 years ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द इकोनॉमी, मैं जैसा एनालाइज कर सका हूं, मुझे लगता है कि अगर कोई और होता, फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और पार्टी होती, तो वो लोगों को इमीडिएटली खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए बजट, इस बजट से उनको वोट तो नहीं मिल रहे हैं। जो इंडिविजुअल वोट में ट्रांसफॉर्म होता वो तो नहीं होने वाला है। मनोज तिवारी, ठीक है, आपकी बात आई, वो बहुत अच्छी बात आपने कही
कि इसमें कोई फायदा लेने की कोशिश नहीं की गई है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव है। सरकार चाहती तो कुछ ऐसे सपने दिखा देती कि अपनी ओर हवा कर लेती। क्यों मनोज तिवारी जी? देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको। दरअसल क्या है कि जो बजट पेश किया जाता है वो देश के 1 साल की सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन और उसके लिए विशेष व्यवस्था का प्रायोजन मात्र है। सवाल ये है कि लॉलीपॉप, मैं इस रूप में कह रहा हूं कि जो पिछला हमारा अनुभव रहा है, बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए गए, बहुत सारी चीजों को कहा गया, लेकिन जितनी चीजों को कहा गया, निर्मला सीतारमण जी ने पिछली बार भी कहा था कि किसानों के लिए खास व्यवस्था की गई है। आज तक मैं 1 साल का पूरा समय बीत गया है, इस वर्षों में किसानों की हालत बद से बदतर हुई है। जो सरकार की योजनाएं थी उस योजनाओं को धरातल पर नहीं लाया गया। एक बात और भी कहा गया था पिछले बजट में, मुझे याद है कि अच्छा, कौन सी ऐसी योजना है आपके मन में जो धरातल पर नहीं पहुंची है? ये योजना बताओ भाई पहले। आपने मेरे से सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब अगर मैं दूंगा तो देश की जनता देख रही है। मुझे लगता है मुझे अपनी बात को समझाने में ज्यादा सहूलियत होगी। मैंने ये बोला कि पिछली बार भी किसानों के संदर्भ में बातें कही गई। दूसरा ये कहा गया कि देश की रीढ़ है लघु उद्योग, और उस लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा बैंकों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से। मैं अभी हैरान हूं कि मैं भी ग्रामीण इलाकों से आता हूं, कोई भी सरकार की जो बैंक है उस बैंकों में किसानों की जो ऋण योजना है वो सफलीभूत नहीं है, उनको ऋण नहीं मिल पा रहा है। यानी कि किसानों को ये लॉलीपॉप दिखाया गया। दूसरी बात है, लघु उद्योगों के बढ़ावा के लिए सरकार के द्वारा कहा गया कि तरह तरह के लोन्स दिए जाएंगे, तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन लघु उद्योग पिछले 1 वर्ष में और भी धराशायी हुआ है। यानी कि सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई उसका लाभ उनको नहीं मिला। तो इस आधार पर मैं ये बोल रहा हूं कि पुनः सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं और किसानों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो किसानों के ऊपर ध्यान किस तरीके से दिया जाएगा? क्या सरकार ने बैंक को यह निर्देश दिया है कि बगैर किसी भी तरीके से उनको कर्ज दिया जाएगा? दूसरी बात है, उनके लिए जो उनके बर्बाद फसल है या उनके उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के लिए, कृषि व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार की कोई विशेष योजनाएं हैं? सरकार कह रही है कि ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हम जो है सस्ते दर पर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप जीएसटी को देख लीजिए, जितने भी इक्विपमेंट्स, कृषि इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं उसमें बहुतायत पर जो है वो टैक्स है और किसी न किसी तरीके से जीएसटी की वसूली की जा रही है, तो उसे राहत कहां है? तीसरी बात है कि देखिए, बहुत सारे किसान जो थे वो कर्ज में दबे हुए थे, तो किसानों के कर्ज माफी की सरकार की कोई योजना नहीं हुई, उसको जमीन पर भी नहीं लाया गया। तो ये सारी चीजें इस बात का परिचायक हैं कि सरकार बारंबार घोषणाएं तो कर देती है लेकिन उसको धरातल पर क्रियान्वित नहीं कर पाती है। ये सरकार की फेलिटी का सबसे बड़ा कारण है। कपिल श्रीवास्तव, आप भी अपनी बात रखिए, फिर मैं मनीष गुप्ता और अनिल जैन जी के पास जाऊंगा। देखिए, अनिल जैन जी ने जो कहा आपको सुनाई पहुंचा था, आपके पास पहुंची थी वो बात जैन साहब ने जो कही? श्रीवास्तव जी 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 ठीक है, आप बताइए। जैन साहब ने जो बात कही मेरे कानों तक आई। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि एक बजट में लंबा विजन कैसे हो सकता है? आपने अभी कोरोना काल के अंदर 30% कॉर्पोरेट टैक्स को माफ किया था और फिर आपने कॉर्पोरेट पर टैक्स माफी कर दी। तो जो बिजनेस मेंटालिटी के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हब बने बैठे हैं, ये उनके लिए बजट है। मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ चल रहे होते, अगर आपको देश में रोजगार उत्पन्न करना होता, तो हमको पुराने भारत की ओर क्यों नहीं देखना चाहिए? उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं बात आपको बता रहा हूं, 45 लाख कर्मचारी, शिक्षक और कर्मचारी थे, आप केवल 22 लाख है, तो आप पुरानी पेंशन नहीं दे पा रहे, इतने निकम्मे हो गए। और उस समय की सरकार की जब जीडीपी भी कम थी तो 75 लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हुआ करता था। अरे भैया, बाप की परदादा की हवेली को बेच करके और किराए के मकान में एसी लगवा लेना ही इस देश की खुशहाली जैन साहब ने जो बात कही श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि इतना तो तय है कि भाई ये चुनावी बजट नहीं है। इससे सहमत है? मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं कि ये बजट ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम चुनावी, हम तो पहले ही आपको कहे कि ये तो जुमलेबाज लोगों की कहानी है
आपने इससे पहले भी देख लिया। मैं तो ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले साल भर में जो वायदे किए थे अपने बजट से कितने पूरे किए, ये जैन साहब बता दें और ये हमारे गुप्ता जी बता दें। गुप्ता जी तो खैर बता ही नहीं पाएंगे भाई। और दूसरी चीज मैं एक बात पूछ रहा हूं कि हमें बता दें कि जो बजट दिया गया था, लोकेट किया गया, वो उन क्षेत्रों में कितना खर्चा हुआ, कितना वापस हुआ, ये भी बता दें कि सरकार ने कितना कमाया और कितना अभी राजस्व घाटा है, जिसकी पूर्ति वो कहां से कमा के करेंगे। क्योंकि एक जगह पे टैक्सेशन आपने जितना अधिक बढ़ा दिया है उस पर आप और अधिक बढ़ा नहीं सकते। अगर आप एग्रीकल्चर की चीजों को लेकर के उस पर टैक्स आते हैं तो आप फॉरवर्ड कैसे करेंगे किसान को 2000 रुपए की सम्मान निधि दे करके? तो भाई चीज इस चीज की है कि गरीबी को और गरीब मत बनाओ। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि हमें दोनों विशेषज्ञ इस बात को बता दें कि कहे भैया ये कोरोना काल के अंदर अगर हमारी जीडीपी माइनस में चली गई, बेरोजगार 12.5 करोड़ लोग हो गए, लेकिन अंबानी और अडानी साहब की संपत्ति ही नहीं 102 अरबपति बढ़कर के 142 हो गए और अडानी साहब 45 गुना उनकी संपत्ति हुई और अंबानी साहब की 4 गुना। और हमारा देश गरीब होता गया और ये अमीर होते गए। तो हम ये कैसे मान लें कि इस देश के लिए कोई नया विजन लेकर के आ रही है? वो ओला उबर जो कह रही थी कि ऑटो सेक्टर में मंदी इस वजह से है क्योंकि ओला और उबर आ गई है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, पहले तो ये देश दुनिया भर के लोग जानते हैं, मतदाता भी जानता है कि किसी भी सरकार का कोई भी बजट पेश होता है तो विपक्ष आज तक सहमत नहीं हुआ। हिंदुस्तान में आजादी के बाद विपक्ष कभी सहमत नहीं हुआ, कितना भी अच्छा बजट आया हो या नहीं आया हो, कभी सहमत नहीं हुआ, कभी सहमति नहीं जताई। मनीष गुप्ता का जवाब सत्यावर दिलवा दो। ठीक, मनीष गुप्ता, ये जो ये जो स्थिति बन रही है और जो श्रीवास्तव जी बार बार केंद्रित कर रहे हैं इन बिंदुओं को कि भाई ये बाकी लोगों को सब कुछ बल्ले बल्ले कर दी जा रही है और क्यों गर्त में डाल दिया जा रहा है देश को, उनके हिसाब से उनके जो नजरिए से ये बजट बिल्कुल धरातल पर धराशायी हो गया। देखिए इनका कहना ये है कि अगर आज हमें भूख लगी है और मुर्गी शाम को अंडा देगी और तो शाम का वेट ना किया जाए, आज मुर्गी को मार के खा लिया जाए, कल की कल सोचेंगे। ठीक है, ये कहते हैं कॉर्पोरेट को जान से मार दो जो तुम्हारे देश की 100 करोड़ जनता को संभाले हुए हैं, जो नौकरी दे रहे हैं और व्यापार दे रहे हैं, एसएमई को चला रहे हैं, उन सबको मार दो, कॉर्पोरेट को खत्म कर दो। इनकी परेशानी यही है और ये उन्हीं कॉर्पोरेट के पास ये और इनके नेता लोग चंदा मांगने चले जाते हैं। अरे भाई कॉर्पोरेट में अकेले अदानी अंबानी भी नहीं आते, कपिल श्रीवास्तव और मनीष गुप्ता भी आते हैं, मिडिल क्लास लोग भी आते हैं। अरे कॉर्पोरेट आप एक छोटी सी 1 लाख रुपए की कंपनी बनाते तब उसमें भी व्यापार होता है। अगर एक कंपनी बनती है तो वो उसका अपना कोई परिवार नहीं होता, उसमें एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं, व्यापार होता है उसमें। कॉर्पोरेट जितने जॉब क्रिएशन करती है उसका 10 गुना भी सरकार नहीं कर पाती, 10% भी सरकार नहीं कर पाती। इसलिए कॉर्पोरेट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है। और अब उसमें अरे कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है। अब मैं एक और बात कहता हूं, ये कह रहे किसान परेशान है, किसान की हालत इन्होंने शुरू किया था, किसान की हालत बद से बदतर हो गई। अरे भाई क्यों हो गई? इस बार ना बाढ़ आई है ना सूखा पड़ा है और कोविड काल में अगर किसी का काम ठीक से चला है तो वो किसान है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, उपज ठीक हो रही है, पैसे ठीक मिल रहे हैं। तो किसान की हालत बद से बदतर कैसे हो गई? उत्तर प्रदेश में ठीक है, बीच में नहीं, बारी बारी से अपनी अपनी बात रखिए सब लोग। ये कोई ऐसे में बहुत गंभीर चर्चा है और बजट पर चर्चा है, देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा है। ठीक है जैन साहब, मैं आपको एक मिनट और लूंगा आपकी। 2 बातें और बताता हूं मैं साफ साफ। एक बात ये कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा, यानी एक साथ हर उस जगह जहां बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस है, एक बैंक पहुंच गई। एक झटके से इन्होंने कैसे रिसोर्स पूल, गरीब जनता को बैंकिंग का लाभ मिलेगा, एटीएम काम में लगा। आप यही तो पीड़ा है मनोज तिवारी की। वो कह रहे हैं कि भाई ऐलान तो कर दिए है, धरातल पर कहाँ पहुंचती है व्यवस्था। ठीक है अनिल जैन साहब, आज जोड़ेंगे वो सॉफ्टवेयर से जुड़ रहा है भाई। ठीक, अनिल जैन जी, बैंकों के बीच में मनीष भाई आ रहा हूँ आपके पास। अनिल जैन जी आऊंगा आपके पास। तिवारी जी रुकिए। अनिल जैन जी, ये मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि लघु उद्योगों को तो खत्म कर दिया,
सरकार कह रही है कि मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लघु उद्योगों का तो खून पी लिया इन लोगों ने। ये बात कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग टेलीविजन पे बैठे आप हैं, अपने नजरिए से बताओ, आप अपने उस दृष्टिकोण से जनता के सामने बात रखिए जी। डिफरेंट है और मैं ये कह सकता हूँ कि बजट कैसा है ये केवल शेयर मार्केट का पैरामीटर बता सकता है। शेयर मार्केट का इंडेक्स क्या बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बगैर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के क्या हमारी इकोनॉमी चल सकती है? क्या आपको मालूम है, जिन अंबानी और अदानी के विरुद्ध में हम बराबर स्टेटमेंट देते रहते हैं, आपको मालूम है कि ये कितना जीएसटी देते हैं पूरे देश को? कितने % टोटल जीएसटी का अदानी और अंबानी अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं? कितना एम्प्लॉयमेंट ये हमारे को देते हैं? कितना इंस्टीट्यूशन इनका इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, कितनी प्रेस्टीज हमारे बिजनेस को इनके प्रेजेंस से मिलती है? वर्ल्ड ओवर जो इनके ऑपरेशंस हैं वहां से इंडिया को क्या उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट अपने को मिलता है? अगर आप अदानी और अंबानी को क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, बट आज जिस तरह की एम्पायर वो चला रहे हैं, ठीक है, अपना उनका एक अलग एंगल हो सकता है सोचने का, कैपिटलिस्ट एंगल है, ठीक है, आज वो शायद कैपिटलिस्ट हैं इसलिए शायद हमें अच्छे नहीं लगते, बट उनकी कंपनियां जिस तरह से हमारे जीएसटी को संभाल रही हैं, जीएसटी को आज 1,40,000 करोड़ में मेरे ख्याल से कम 30% कंट्रीब्यूशन अकेले अदानी और अंबानी का है, बिसाइड्स अदर्स आर ऑल्सो डूइंग। और जहां तक लघु क्षेत्र का सवाल है, ये कहना बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं स्मॉल स्केल के लिए, लघु क्षेत्र के लिए। आप जाइए, आपको वहां पे लोन मिलता है, किसानों को भी लोन मिल रहा है। कौन कहता है कि किसानों को लोन नहीं मिल रहा है? अगर किसानों को लोन नहीं मिलता तो ये लोन राइट ऑफ की बात कहां से आती? जब लोन मिला है तब आप उनके राइट ऑफ की बात कर रहे हैं। किसानों को दोनों हाथ से पैसा लुटाया गया है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, दोनों हाथ से देश का पैसा किसानों को लुटाया गया है। किसान जो एफिशिएंट है आज वो बढ़ते चले गए हैं, जहाँ इनएफिशिएंसी है किसानों किसी के हाथ में चीनी खरीदने की ताकत नहीं होगी तो वो कैसे उद्योगपति चीनी पैदा करेगा? मुझे ये बता दीजिए। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है, समझ से परे। मैं बार बार इस चीज को पूछ रहा हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध में नहीं हूँ। क्या प्राइवेट सेक्टर पहली बार आगे बढ़ा? क्या इससे पहले पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ रेल की पटरी के समान नहीं चलते थे? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि 12.5 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए वो कहाँ से बेरोजगार हुए इस कोरोना काल के अंदर, और इनकी गलत नीतियों से, जीएसटी से, नोटबंदी से। और आप मुझे ये बताइए, अगर इनकी नीतियां इतनी अच्छी थी तो देश की जीडीपी -23 कैसे चली गई? कैसे इतने लोग बेरोजगार हो गए? क्या यही खुशहाली का पैमाना है? यही एक संवर्धन है? मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, कपिल जी, क्या आप सोचते हैं कि देश में ग्रोथ नहीं हुई है इतने सालों में? बेरोजगार मर रहा है। कपिल जी, कॉर्पोरेट टैक्स ये कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं आप कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? सामान खरीद नहीं सकेगा तो उद्योगपति सामान बना के बेचेगा किसको? रोजगार की बात जब लोगों के हाथ में तरह शक्ति नहीं होगी। देखिए कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए और एक क्वालिफाइड आदमी चाहिए। क्या आपको मिलता है पेपर में ऐड देके? आप वो ऐड देके दे सकते हैं। आपको क्या अच्छे काम के लिए आपको मकान बनाने के लिए मजदूर चाहिए? क्या मजदूर आसान मिलता है पूरे देश में? आज ये चीज अपनी स्पीड से बढ़ रही है। ठीक ठीक ठीक, मनोज तिवारी जी। 1% से ज्यादा है। ठीक ठीक, कपिल श्रीवास्तव आपकी बात आई। इनके पास जवाब नहीं है। एक्सपर्ट है ये दोनों लोग, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, मनोज तिवारी। बताओ 2014 में 10%। अनिल जैन जी ने कहा कि किसानों के लिए कोई भी सरकार रही हो, यूपीए रहा हो, एनडीए रहा हो, या राज्यों की सरकार का भी जिक्र किया, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही हो या बहन जी भी रही हो, सब लोगों ने किसानों के लिए 2-2 हाथ से पैसा दिया। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि विगत 7 वर्षों में जब से ये एनडीए की सरकार है, किसान, देखिए, योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका प्रतिफल ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। महाराष्ट्र से लेकर के मुझे लगता है कि जितने भी एग्रीकल्चर जो कृषि आधारित प्रदेश है, उन प्रदेशों में किसानों की स्थितियां बद से बदतर हुई है। अभी जैन साहब बोल रहे थे, अब चूंकि वो अर्थशास्त्री हैं
देखिए, ग्रामीण इलाकों में हकीकत यही है कि आप किसी भी बैंक में चले जाइए और सरकार के द्वारा जो घोषित लोन योजना है उस पर किसी भी किसान को साधारण और आसान तरीके से लोन प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों को वो लोन मिल पाता है, क्योंकि बैंकर्स इतने ज्यादा कागजातों का डिमांड करते हैं कि आम किसानों को वो लोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। एक बात, यानी कि सुविधा जो सरकार की तरफ से घोषित है उस सुविधाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक चीज में जोड़ूंगा, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। एक चीज में जोड़ूंगा, ये जो व्यवस्था हुई, जो आपने कहा कि इस तरह के कागजात, इस तरह के नियम हैं, ये नियम हमें 7 साल में बने हैं या इससे पहले किसान चला जाता था बैंक में तो मिल जाता था कि ले जाओ? बिल्कुल 7 वर्षों में सरकार के ही बात कह रहा हूं ना। इससे पहले जब आपकी सरकार थी, आप तो लंबे अरसे से देश में राज किया आपने, क्या पहले किसान जाता था गमछा डाल के बोले आओ भैया ये ले जाओ पैसा? किया, मैं उसका जवाब देता हूँ। कांग्रेस में इस तरीके से सुनिए, कांग्रेस के राज्य में झूठे लोन बांटने की खूब परंपरा रही है। जैन साहब, मुझे आप अर्थशास्त्री है, मैं बारंबार बोल रहा हूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर आपका प्रहार नहीं होना चाहिए, व्यवस्था पर बोलिए। आप गुप्ता जी भी बोल रहे हैं, प्रवक्ता न बनिए। मैं गुप्ता जी आप प्रवक्ता मत बनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। कांग्रेस के शासन काल में वित्तीय व्यवस्था और वित्त को समझने की कला और क्षमता दोनों थी। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। गुप्ता जी, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनकर उसका जवाब दीजिए। एक साधारण प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब आप दे दीजिए मुझे। अरे मैं आपसे एक साधारण प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। प्रश्न पूछिए, किसान की प्रॉब्लम का कारण क्या है, आप उसको सुन लेंगे। वो आप अपनी गुप्ता जी, आपको सुनना नहीं, आप सरकार की भाषा मत बोलिए। मैंने बोला, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस तो इस व्यवस्था को 1990 से समझ रही है। आपको याद होगा कि 1990 में देश की वित्तीय हालत क्या थे, और उस वित्तीय हालत को सुधार करके मंदी के दौर से उबारने की कला कांग्रेस के पास ही रही है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो ये फसल सरकार काट रही है ना, जो ये दिखा रही है, वो जो धरातल तैयार किया गया था, जमीन पर तैयार किया हुआ धरातल कांग्रेस की नीतियों का देन है। आज आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप पता क्या कर रहे हैं, आप चुनावी मोड में रह करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब उसका उदाहरण मैं देता हूं, अब सुनिए, थोड़ी बात, उसका उदाहरण सुन लीजिए। आपने कहा कि हमारा कॉरपोरेट घराने से कोई विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी लघु उद्योग है। जो लघु उद्योग है, अभी बता रहे थे जैन साहब, किस राज्यों में आप मुझे डाटा बता दीजिए, कहां पर बढ़ावा मिला है, लघु उद्योग कहां विकसित हुआ है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा उद्योग चमड़ा उद्योग हुआ करता था, कानपुर का चमड़ा उद्योग बंद हो चुका है। कालीन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग था, कालीन उद्योग घाटे में चल रहा है। आप कौन से लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, ये छलावा बंद कर दीजिए। अगर देश की व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो आपको जमीन पर उतर करके लोगों को हकीकत में सरकार के लाभ पहुंचाने होंगे। और अंबानी का क्यों, अडानी का विरोध नहीं होगा? अडानी इस देश के सबसे उम्दा कारोबारी हैं क्या? विगत 7 वर्षों में उनका कोई अता पता नहीं था, साइकिल पर बेचा करते थे। 7 वर्षों में अडानी इतने ज्यादा समृद्ध हो गए कि वो सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने लगे। हिंदुजा क्या है, अन्य लोग क्या है, अन्य उद्योगपतियों का क्या हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है। आप जहां से ज्यादा चंदा लेते हैं, आप कह रहे हैं उद्योगपतियों के यहाँ चंदा लेने पहुंच जाते हैं। अरे जनाब, आज इस देश की सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसका मूल कारण अडानी और अंबानी है, पूरा देश जानता है। आप न समझाइए, आप ये बजट पर चर्चा है, आप ये समझाइए कि इस देश में जो सरकार के द्वारा बजट लाया गया है वो जनहित में बहुत हद तक जमीनी स्तर पर नहीं है। ये विरोध है हमारा। ठीक, अब आपकी बात आ गई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने नहीं बताया कि पहले क्या ऐसे लोन मिल जाता था? नहीं, बिल्कुल मिलता था। मैंने क्या बोला? मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये सब बातें नहीं, देखिए,
ठीक है तिवारी जी, ये सब बातें नहीं होता था। आपने कह दिया, आपने अपनी बात रख दी कि हाँ बाबा हो गई भाई, हमारे समय तो बहुत कुछ अच्छा था। न कभी किसान ने आत्महत्या की, न कहीं कोई परेशान हुआ किसान, कोई दिक्कत नहीं हुई कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है, मनीष गुप्ता, 1 रुपए में 15 पैसे किसानों के पास पहुंचते थे, जनता के पास पहुंचते थे। ऐसे वाक्य बोलने वाले हमारे शतवर्षीय शतांशुवाद नमन करने वाले श्री राजीव गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं, पहले बैंकों में दलालों का राज्य था। दलालों का राज्य था, मतलब दलाल को ही लोन मिलता था। अरे अब तो दलाली बैंकर हो गए हैं। अरे अब तो दलाली बैंकर हो गए हैं मनीष गुप्ता जी। जितने दलाल हैं, मैंने आपको जितने दलाल हैं वो सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। सुन लीजिए हमारे से आप, और मैं नाम नहीं बोलना चाहता, टेलीविजन चैनल पर बैठा हुआ हूँ, मुझे सब पता है, आप मुझे न समझाइए। ये प्रबुद्धता जो आप लोग दिखा रहे हैं, वो प्रबुद्धता देश के विरोध में तो काम आप लोग कर रहे हैं। आपकी प्रबुद्धता 6 वर्ष पहले कहाँ चली गई थी? गुप्ता जी 6 वर्ष पहले आपकी प्रबुद्धता नहीं दिखा कि प्रबुद्धता अचानक उभर आई है ना। गुप्ता जी प्रबुद्धता को बंद कीजिए, सरकार की चाटुकारिता तिवारी जी, ठीक है, जमीन बकवास मत करिए, आपने शांति दीजिए अपने जवान को। सरकार आएगी और चली देखिए, अब ये बात कर रहे हैं कपड़ा उद्योग की। ठीक है तिवारी जी, ठीक है भाई, उसको बंद करके जमीन में देश की जनता के लिए काम कीजिए, हमको पता है। अब सुनिए मेरी बात को। अब आते हैं कपड़ा उद्योग पर, चमड़ा उद्योग पर और कालीन उद्योग पर, जिसकी चर्चा इन्होंने तिवारी जी, ठीक है, धैर्य रखिए थोड़ा। पता है ना कितना भी समझ में आता है ठीक आप लोगों को। ठीक, अब सुनिए, ये 3 उद्योगों की इन्होंने चर्चा की, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग और कालीन उद्योग। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश में कहां पर है ना पता ही नहीं होगा, मैं बता देता हूं। कालीन उद्योग भदोई में है। अब उसका कालीन उद्योग अगर घटा है तो उसके 2 कारण है, वो इनको पता ही नहीं होंगे। कारण नंबर 1 कि चाइना से कालीन ज्यादा आ रहा है, मशीनों से बना हुआ, उसकी तुलना में हाथ से मुसलमान और हिंदू कारीगरों द्वारा बनाया हुआ कालीन टिक नहीं पा रहा। अरे यार बीच में ना बोलिए। अब एक बात सुनिए, हमारे देश की जनता अगर चाइना का कालीन खरीद रही है, चाइना का विरोध बात कीजिएगा। अरे बीच में चाइना बोलिए, के विरोध में बोलते हैं और चाइना से कालीन मंगवाते हैं। सुन रही है? अरे शिल्पी को पता है नहीं आपको। अरे सुनने दो भाई पहले भैया, तिवारी पहले उन्हें फैक्ट रखने दो, कुछ तथ्य रखने दो भाई। अरे मत भाई, चुप रहिए, परेशान मत होइए ना, कुछ पर घेर दूंगा मैं आपको, मुझे भदोई मत समझाइए ना कहां पे है। अरे मैं आपको जानता हूं। गुप्ता जी बोलिए, बोलिए। ठीक है तिवारी जी, चर्चा करने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए तो। ठीक है भाई, बोलिए तिवारी जी, धैर्य रखिए थोड़ा। हमारे देश की जनता अगर वो कालीन नहीं खरीदेगी तो कालीन बिकेगा कैसे? और ये भाई साहब आरोप लगाएंगे कि कालीन उद्योग मरणासन है। अरे भाई, सबसे ज्यादा विवादित बयान तो आप ही दे रहे हैं। अभी चाइना से सबसे ज्यादा कालीन मंगवा रहे तो कालीन आता किस लिए है? ठीक है तिवारी जी, मंत्रालय में बिछाने के लिए आता है क्या? बीच में बीमारी है क्या? अरे भैया, आप ही तो बोल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं आप। ठीक है तिवारी जी, सुनिए पहले भाई सुनिए, चर्चा नहीं, चाइना से कालीन भी आ रहा है, चर्चा नहीं हो पाई। बैठे बैठे प्रॉब्लम हुई है कुछ, आप दवाई लगा लीजिए। गुप्ता जी जल्दी रखिए अपनी बात, बाकी मेहमान भी है मेरे साथ। उसी तरीके से कानपुर का कपड़ा उद्योग, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते थे, वो कानपुर का उद्योग कांग्रेस की अगुवाई में खराब हुआ। 20 साल से कानपुर में कपड़े की एक भी फैक्ट्री नहीं है। हंसी आ रही है, बीच में नहीं, अरे तिवारी जी बीच में नहीं, पर मुझे हंसी आ रही है भैया। 31 वर्ष से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, बीच में नहीं तिवारी क्या जी, बोल रहे हैं? कानपुर को बर्बाद करने वाली कांग्रेस सरकार, मुझे तो लगता है कि आप पढ़ के ही नहीं आए हैं, तो क्या बोलिएगा? मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अरे आपकी पढ़ाई मुझे पता है, बोलने के बजाय पढ़ के आए होते तो आप बताते। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने बजट सेशन में सबसे ज्यादा पैसा रिलीज कपड़ा उद्योग के लिए किया था, आपको पता ही नहीं है। कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, कपिल श्रीवास्तव सबसे ज्यादा निर्यात कांग्रेस के शासन में हुआ। आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं भाई। अपनी नीतियों की भाषा बंद कर दीजिए, मुझे पता है, थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है, थोड़ी देर के लिए अपने अपनी नीतियों को थोड़ी देर अपने पिटारे में रखो। पहले जो बजट आया है उस पर चर्चा हो जाए कि ये बजट जो है सेहत को सुधारेगा या बिगाड़ेगा, या स्थिति ऐसी रहेगी, इस पर चर्चा हो जाए। आपकी नीतियां, आपकी बहुत अच्छी नीतियां रही, सब कुछ दुनिया ने देखा, देश ने देखा, सारी चीजें हैं,
कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की, कभी किसी किसान की बेटी का हाथ पीले नहीं हुए, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब उनमें जाओगे तो समय भी खत्म हो जाएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव, एक लाइन और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा ना अब लौटूंगा आपके पास, अभी नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी जी बोले। ये स्थिति बन रही है, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है ये, और दूसरी तरफ इस बात को भी चाहे वो जैन साहब बता रहे हो या गुप्ता जी भी कह रहे हो कि चुनाव से तो जुड़ा हुआ है नहीं ये बात कोई भी समझेगा या कोई भी राजनीतिक दल मानेगा कि चुनाव की दहलीज पर 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे अहम, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। फिर ऐसी मंशा तो नहीं रही होगी सरकार की कि भाई चुनाव से जुड़ा हुआ तो कुछ तो डालो इसमें। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल निराधार है ये बजट? नहीं, मैं तो आपको पहले ही बताया कि नीरज से किसी के लिए कुछ नहीं है इसमें। लेकिन सरकार ने जो अपनी झेप बचाई है वो ये कह करके कि ये एक लंबा विजन है जिसमें हम लोगों को पावर्ड करेंगे। लंबा विजन तो 70 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, और पावर्ड होते हुए भी लोगों को देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर जब बनी थी तो कितनी मजबूत थी, और उसको हमारी सरकारों ने किस तरीके से नाकामयाबी में देखना शुरू किया, और अभूतपूर्व रूप से मोदी जी ने देख दिया। और जिस तरीके से रेलवे को भारत के रीढ़ की हड्डी कही जाती थी, आज उसके अंदर भी 450 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं फिर दोबारा। और मैं तो एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि पीपीपी एक नया टर्मोलॉजी लेकर के आए, और मैं ये कह रहा हूं हमारे दोनों विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करें, लेकिन हमारे बातों का जवाब दें। मैं तो एक चीज ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बता दें कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार अंतिम अपने दौर में थी 2014 के अंदर, तो हमारी जीडीपी 10% थी, और हमारा जो बेरोजगारी दर थी वो 2.47%। आज बेरोजगारी दर क्यों इतनी तिगुनी चौगुनी पचगुनी हो गई, और क्यों हम माइनस की जीडीपी पे चले गए? सिर्फ कोरोना काल का अगर आप बहाना बनाते हैं, मैं बहाना कह रहा हूं इसलिए कि हमारी जीडीपी से बेहतर बांग्लादेश की जीडीपी आपके बगल की है, भूटान की है, श्रीलंका की है, यहां तक कि नेपाल का भी पैसा डॉलर से मजबूत हुआ है। तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं परम गुरु लोगों से कि आप लोग हमें बताइए, तो कम से कम अमेरिका में भी जब मंदी का दौर आया था तो वहां पे भी परम गुरु लोग थे, इकोनॉमिक स्टेट से एक, लेकिन इकोनॉमिक जो है वहां की बचा नहीं पाए थे अमेरिका को। और अमेरिका ने पूछा था भारत से कि आखिर आपने कैसे बचा लिया? तो हम लोग जो जिस तरीके से हमारे यहाँ की नियमन प्रणाली थी आरबीआई की, और जिस तरीके से छूट उस समय नहीं थी, उसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था, और लोग बेरोजगार तक नहीं हुए। सैलरी भले थोड़ी कम किसी की हो गई हो तो ये नहीं कह सकते। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर जीडीपी 10% थी 2014 में, और 2014 के बाद से लगातार गिरते हुए क्रमबद्ध आई, और कोरोना काल के पहले 3% पे थी, और उसके बाद कोरोना काल में 10 से गिर के 23 हो गई, और आपकी बेरोजगारी दर आपने अपने बिंदु दिए। आपने बताया कि पुरानी सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों का भी हवाला दिया कि उस दौर में ये थी, आज स्थिति ये है। श्रवण बिश्नोई हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिश्नोई जी, बहुत स्वागत आपका। बिश्नोई साहब, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क हम करेंगे, लेकिन अभी वो इस पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, ये ऐसी स्थिति क्यों बन गई? ये कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई कोरोना का बहाना लेकर ये लोग कब तक इस तरह के आयाम देश के आगे लाएंगे, खड़े करेंगे? ये तो मनमोहन जी गए, उसके बाद से स्थिति गिरती चली गई। वो पूरी चीज को, इकोनॉमी को अगर समझने की कोशिश करें, इकोनॉमिक साइकिल को समझने की कोशिश करें, इकोनॉमी साइक्लिक फॉर्मेट में चलती है। कई सारे देश मंदी की चपेट में आते हैं, मंदी के बाद में फिर मंदी में सुधार होता है, फिर तेजी आती है, फिर मंदी आती है। इकोनॉमी एक साइकिल के फॉर्मेट में चलती है, चाहे वो अमेरिका में चली हो, मलेशिया में चली हो, या कहीं पे भी चली हो, इंग्लैंड में चली हो। और जहां तक कोरोना का सवाल है, कोविड का जो टाइम था, उस समय पूरे देश की इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, तो जीडीपी तो गिरनी ही थी। जब आपने एकदम लॉकडाउन लगा दिया, कंजम्पशन पूरा खत्म हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेबर डिस्प्लेस हो गई, प्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया, बैंकें सब बंद हो गई, तो जीडीपी तो अफेक्ट आना ही था। वो एक टेम्पररी 2 साल का फेज है। पर अगर आप पहले के देखें, ऐसी बात नहीं है,
मनमोहन सिंह साहब ने, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट या मनमोहन सिंह जी को, मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया तो आज अच्छा काम नहीं हो रहा है। हम आज बैठे हैं मनमोहन सिंह जी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, हम देख रहे हैं आज चले गए। आज 2 साल पहले का कोरोना आया है, 2 साल से पहले आप 3% पे थे और वो भी ये चुनाव मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो जीडीपी निकालने का पैमाना है, जो कम्युनिटीज है, ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, परिवर्तन किया गया था। श्रीवास्तव जी, जैन साहब को सुनने दो थोड़ा सा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले, तो 1 मिनट कभी भी जरा शांत रहिए प्लीज। क्या वो आपके इकोनॉमिक जैन साहब को अपनी बात रखने दीजिए। श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिबेट है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। आप पहले सोचिए, आज हम इकोनॉमिक्स पैरामीटर से पूछ रहा हूँ कि अगर आप इनको थोड़ा जो आधार कुछ बिंदुओं को समझने दो। कपिल श्रीवास्तव जी, कुछ बिंदुओं को समझने दो भाई जैन साहब से। जैन साहब, नए वर्ष को बढ़ा दिया जाए तो आप देश की जीडीपी के साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते, ये बताइए मुझे। देखिए, एक चीज आप थोड़ा सा समझिए पहले तो इस बात को शांति से कि आज का जो डिबेट हो रही है आज के बजट पे हो रही है। इन नो वे हम लोग मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक, जैन साहब आप बात रखिए अपनी, आप बताइए। बजट पर ही होता है श्रीमान जी, और इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में। श्रीवास्तव जी रुकिए भाई, रुकिए, थोड़ा समझने दीजिए चीजों को जी। पर जीडीपी जैसे ही कोविड खत्म हुआ या कोविड का कुछ समय निकला है और हमारी जीडीपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है, इस चीज को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जो पीक पीरियड था आज से 2 साल 1.5 साल पहले, जिस समय एकदम 100% लॉकडाउन लगाया तो उस समय तो सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो जीडीपी का गिरना क्या गलत था? और उसका इम्पैक्ट आपको अभी दिखा है। जो 1-1.5 साल पहले जब फैक्ट्रियां बंद हुई थी तो उसका इम्पैक्ट तो आपको उस समय नहीं दिखा था, वो तो आज आपको दिख रहा है कि साहब जीडीपी मेरी 7% गिर गई, 8% गिर गई, वो गिरनी थी, वो इससे वेरी नेचुरल, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। पर आप देखिए कि पिछले 1 साल में जीडीपी का क्या फॉर्मेट है, वो किस स्पीड से उसके साथ में बढ़ी है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। चारों तरफ से डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन बेटर है। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप क्यों कोविड का जो पीक पीरियड था उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं? अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो आज के परसेप्शन में नहीं आ पाएंगे आप। ठीक है। चर्चा में श्रवण बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। श्रवण बिश्नोई जी, बहुत स्वागत आपका। कपिल जी सुनने की कोशिश कीजिए। आप आवाज मिल रही है श्रवण बिश्नोई आपको? जी आवाज आ रही है आपकी? श्रवण बिश्नोई जी, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये कि इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये बजट देश की सेहत के लिए अनुकूल है? ये बहुत ही सदा हुआ और बहुत ही अच्छा बजट है, मैं मानता हूं इसे। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है, एसएससीज को लिए जिनके लिए रिटर्न का जो कई कुछ करेक्शंस करना उसके लिए 2 साल का समय दिया गया है। तो हम इस बजट को हर लिहाज से मानते हैं। हाँ, एक जनता की उम्मीद जरूर थी कि कहीं उनके टैक्स स्लैब में कोई कमी आएगी, कहीं डिडक्शन में फायदा मिलेगा, वो चीज इस पे नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्तम बजट है, मैं इसे मानता हूँ। ठीक है, ये LIC का IPO जल्द आएगा, इससे क्या देखिए, LIC का IPO क्या है कि जो सरकार की हिस्सेदारी है LIC में, उसको डाइल्यूट कर रही है सरकार, पब्लिक को इसमें ऑफर करेगी और ये इसी साल आ जाएगी जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है। इस साल हम LIC के IPO को बाजार में आते हुए देखेंगे और इससे सरकार के खाते में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। ठीक है। तिवारी जी, सुना आपने? अब इसमें श्रवण बिश्नोई किसी राजनीतिक दल से तो नहीं, जैन साहब किसी राजनीतिक दल से नहीं, और ना ही गुप्ता जी किसी राजनीतिक दल से, लेकिन ये तीनों की एक मिलीजुली बात निकलकर सामने आई कि देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से और देश की सेहत के हिसाब से ये सधा हुआ बजट है, अच्छा बजट है।
देखिए, बजट के ऊपर नजरिए के संदर्भ में हमारा अपना नजरिया है और लोगों का अपना नजरिया है। आप जिस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ, मैं आम लोगों के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। उसका मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी वही बोल रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान की जो स्थिति है, उस हिंदुस्तान की स्थिति में बहुसंख्यक जनसंख्या का देश, यहाँ पर आधी से अधिक आबादी गांव में बसती है। तो जो लोग रूरल एरिया से कंसर्न लोग हैं, जब तक उनको छोटे उद्योग और मझोले उद्योग का बढ़ावा नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लोगों के पास खर्च करने के लिए हाथ में सीधे पैसा होना चाहिए। तो अगर सीधे तो दे ही रहे, किसानों के खाते में सीधा जा रहा है। सुन तो लीजिए, मैं क्या करूं, किसानों के हाथ में पैसा दे देने से ही ये काम नहीं होने वाला है। आपको मैं कह रहा हूं कि जब तक लोगों को खर्च की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, आमद बढ़ेगा। आमद कैसे बढ़ेगा? ये आमद बढ़ाने का संसाधन थोड़ी है। आमद बढ़ाने के लिए लोगों के पास छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से अर्जन करने की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे सेक्टर्स जो हैं ठप पड़े हुए हैं। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। क्रैक कैपेसिटी खत्म हो, मतलब तकरीबन खत्म की कगार पर नहीं है, कम हो रही है। तो मनी इन्फ्लेशन नहीं होगा, बाजार में पैसा नहीं होगा, पैसे का विनिमय नहीं होगा। तो जब ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो आपके पास माल पड़ा रहेगा, आपका खरीदार कोई नहीं मिलेगा। यही कारण है। देखिए, एक चीज मैं आपको बारंबार कह रहा हूं कि बहुत सारे से चीजों में सरकार को बैलेंस करने की आवश्यकता है। लोक लुभावने बजट पेश कर करके 10 दिन पीठ थपथपा लेने से नहीं होगा। आम आदमी उस बजट से कितनी हद तक प्रभावित होता है, ये अच्छा बजट होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक आम आदमी समृद्ध नहीं होगा, आम आदमी को खर्च करने की क्रय क्षमता नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये सरकार का जो बजट है ना, मैंने क्या बोला, ये सरकार का बजट सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है। और कॉर्पोरेट सेक्टर पर सरकार शुरू से बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। और मुट्ठी भर लोगों से ही देश की, मैं जैन साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मुट्ठी भर लोगों से इस देश की व्यवस्था नहीं चलती है। इस देश की व्यवस्था जब भी समृद्ध होगी, छोटे लोगों के माध्यम से होगी और उनको समृद्ध करने की आवश्यकता है। श्रवण बिश्नोई जी, चूंकि आप चर्चा में काफी देर में जुड़े हैं, काफी देर बाद जुड़े, तो मैं आप ही के पास आऊंगा। अब तक सबके विचार और बातें सामने आई, समझ में भी आई कुछ लोगों को भी। आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बात कह रहे हैं तिवारी जी, कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या सरकार ने बिल्कुल दम घोंट दिया है छोटे उद्योगों का? ये कह रहे हैं तिवारी जी, तो वो कह रहे हैं कि कहीं है ही नहीं लघु उद्योग, तो खत्म कर दिए। देखिए सर, मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजनीतिक में अपने अपने विषय होते हैं। उस धरातल की व्यवस्था को समझूंगा आपसे जी। लेकिन सर, जहां तक जो ये बात है कि छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, देखिए सर, एमएसएमई जो मिनिमम, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, एमएसएमई के लिए भी सरकार ने काफी कुछ इस बजट में देने की कोशिश करी है। जैसे इन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ का प्रोग्राम ये लेके आए हैं, जिसपे एमएसएमई को जो है अगले 5 सालों तक ये देंगे। ऐसा जो एक प्रोग्राम लेके आए, जिससे एमएसएमई को बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, ये जो स्टार्टअप जो एग्री में है, ड्रोन शक्ति में है, जो स्टार्टअप, इसके लिए भी सरकार कुछ लेके आई है। तो अभी तो एक हाईलाइट 1.5 घंटा के बजट भाषण अगर के बेसिस पे अगर पूरे बजट को एनालिसिस करेंगे तो बिल्कुल उचित नहीं होगा। 1.5 घंटे में तो उन्होंने हाईलाइट दी, और इतनी जल्दी वित्त मंत्री अपने बजट भाषण से एक एक लाइन पढ़ रही थी। आई थिंक भी पूरा बजट आएगा, पूरी चीज जब आप अंदर देखेंगे तो बृहद चीज निकल के आएगी। और ऐसा नहीं है कि बजट केवल कॉर्पोरेट्स के लिए बनता है, बजट आम जनता को ध्यान में रख के बनता है, क्योंकि भारत की खुशहाली केवल कॉर्पोरेट से नहीं है। कॉर्पोरेट इस देश में धंधा जरूर चलाते हैं, लेकिन इसका लाभ समस्त जितने भी वर्ग हैं सबको जाता है, ये मेरा मानना है। ठीक। कपिल श्रीवास्तव जी, कितने नंबर देंगे वित्त मंत्री? इस बजट पे 2 नंबर से ज्यादा तो मैं नहीं दे सकूंगा। चलिए, आपने 2 नंबर दिए। कोई विजन हमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ठीक है। इनकी सोच इसलिए मुबारक कि मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग हमको समझा पाए कि आप मुझे बता दें कि जब 10% की जीडीपी गिरते गिरते कोरोना काल के पहले ही 3 पे आ गई और बेरोजगारी दर 2.47% से बढ़कर के 9% पे आ गई थी,
तो ये हम कौन सी डेवलपमेंट मान लें कि इनके विजन में रहा होगा और ये बजट अब तो नया खाका तैयार किया ना, अब तो नया बजट आया इसीलिए, और इस बजट में पूरी बात सामने आई कि ये तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहतर बजट है। पूरी बात सुनिए, यशवंत सिन्हा जो इनके ही कार्यकाल में मुख्य वित्त मंत्री रहे हैं, जब 3% पे जीडीपी आई थी कोरोना काल के पहले, तो फिर भी उन्होंने बताया था कि इसमें किस तरीके से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि बास्केट ऑफ कमोडिटीज जो होती हैं उसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अलग अलग जो है, जो सेक्टर का भारांक होता है उस पर वो अलग होता है, और प्रत्येक का आधार वर्ष जो है अगर आप चेंज कर दें, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीजों को आप जैसे एग्रीकल्चर अच्छी हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीज थी, आपने उसको उठा करके ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दिया, तो आप भारांक तो बढ़ा लेंगे, दिखा तो लेंगे आप एक अच्छी तस्वीर, लेकिन असली तस्वीर होती नहीं है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात नहीं, अब आपने नंबर दे दिए, बहुत हो गया भाई, अब उसके बाद तो फिर रिजल्ट जाएगा। ठीक है जैन साहब, आपके हिसाब से, आपके नजरिए से वित्त मंत्री को कितने नंबर आप देंगे इस बजट में? मेरे ख्याल से मैं तो उनको 8 नंबर से कम नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस बार कहते हैं ना, बेगिंग वालों को, जो बेगिंग कर रहे थे उनको सपोर्ट नहीं किया, डायरेक्टली पैसा उनके खातों में नहीं डाला है, इसलिए सब लोग नाराज हो रहे हैं। एक्चुअली अगर इनके खातों में डायरेक्टली पैसे डाल दिए जाते इनके बैंक में, तो ये सब लोग खुश हो जाते हैं कि साहब हमको 15 लाख मिल गए, किसी को 5 लाख मिल गए, ये सब बातें होती तो यहाँ की जनता खुश हो जाती है। अगर यहाँ की जनता को कहा जाए कि तुम काम करो और काम करके कमा के खाओ, तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है मनीष गुप्ता, देखिए उन्होंने 2 नंबर दिए तो उतने नंबर काट लो, 10 में से 2 काट के 8 नंबर मेरी तरफ से आप रख लो। चलिए ठीक है। तिवारी जी, 10 में से 0 इन्होंने कर दिया। ठीक है विश्नोई जी, आपको चाहूंगा कि श्रवण विश्नोई जी, आप हालांकि चर्चा में थोड़ी देर से आए, कितने नंबर का बजट है ये आपके नजरिए से? सर 80% तो मिलते हैं। ठीक, 8 नंबर, 10 में 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर दिए गए जिन्होंने इस बजट को समझा, और राजनीतिक दल की तरफ से कहीं 2 तो कहीं 0 मिला है। विपक्ष है, विपक्ष की अपनी बातें हैं, मजबूरी है। अगर आज यहां पर नंबरों की संख्या बढ़ा दी भी जाएंगे तो फिर वहां उनके नंबर कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। इस विशेष में इतना ही, नमस्कार।